माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है मगर फल सिर्फ सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य को बनाए रखिए। प्रत्येक चीज़ यानी कि जो चीज़ जब होने वाली है वो उसी समय पर होगी। आपके चाहने या फिर ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आपका काम क्या है? आपका काम है बेहतर काम करते रहना, वो भी पूरी ईमानदारी से और लगन से। तो आप बेहतर काम करते रहिए, आपको उसका जो फल है वो सही समय आने पर ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 जुलाई करेंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करेंट अफेयर पर आधारित होगा। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपका पिछले करेंट अफेयर का मूल्यांकन हो सके। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इसको लिखा है तेंजिंग गेये टेथांग ने। और देखिए, दलाई लामा कौन है, इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने भारत को अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को जो है पूरा किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है भारत को अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को जो है पूरा कर दिया है। तीसरा था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा किस देश के एमेजोनिया वन उपग्रह को जो है लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, जो आपका ये एमेजोनिया वन है ये जो है ब्राजील का एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और चौथा था कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, जो आपका ये नादौन पुलिस थाना है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और पांचवा था कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 14 जुलाई। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और देखिए, रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का ये दावा है कि उसने जो है अभी हाल ही में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। और आपको बता दूं, जो आपका ये रूस का सेचेनोव विश्वविद्यालय है तो इसका ये भी कहना है कि जो आपका ये वैक्सीन है, ठीक है, तो इसके सभी परीक्षणों को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। तो अगर देखिए कोविड-19 की वैक्सीन वाकई में तैयार हो गई है, इसकी अगर जो है आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया में पुष्टि हो जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी कोविड-19 के खिलाफ। तो याद रखिएगा कि हाल ही में रूस के सेचिनो विश्वविद्यालय ने ये दावा किया है कि उसने जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसका ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है, इसकी वैक्सीन को बना लिया है। और देखिए, रूस यानी कि रसिया के बारे में जान लीजिए। देखिए, रसिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और रूस जो है ये अपनी टोटल सीमा जो है ये 14 देशों के साथ बनाता है। ये 14 देश कौन से हैं? देखिए, ये 14 देश आपके हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन यानी कि चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो इन 14 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक खास बात और है, देखिए, जो आपका रूस है इसकी कैपिटल मॉस्को है। यहाँ की पॉपुलेशन है 14.45 करोड़। और रूस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। दूसरा है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के किस संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया हाल ही में। तो देखिए, ये भी सबसे यूनिक प्रश्न है आज का और ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 था तो इसका जो चौथा संस्करण था, ठीक है, तो इसके चौथे संस्करण को कैमरे से जो आपका कैमरा आप ये वीडियो कैमरा यूज करते हैं, ठीक है, तो उस कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया इसको। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है तो इसके द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से जो है प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है। और ये 2006 से चला आ रहा है। और हम बात करें यहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की, ठीक है, तो इसके जो है चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
और जो आपका ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 है, तो देखिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 में जो है जो आपके कैमरे यूज किए गए थे, तो इनसे कुल 1,21,337 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 46,848 वर्ग मील के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया गया था। और इसमें कुल जो है 26,838 कैमरे यूज किए गए थे, जिनके द्वारा जितने भी वन्य जीव हैं इनकी कुल 3,48,58,623 तस्वीरें जो है ली गई थी। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। और देखिए इन कुल तस्वीरों में कुल 76,651 जो है बाघ और 51,770 जो है तेंदुए की तस्वीरें थीं, जबकि शेष तस्वीरें जो है ये अन्य जीवों की थी। देखिए बाघों की तस्वीरों की बात करें तो बाघों की तस्वीरों में कुल 2,461 व्यक्तिगत बाघ शावकों को छोड़कर यानी कि जो बच्चे होते हैं इनके उसको छोड़कर शामिल हैं। और देखिए इस सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में जो बाघों की कुल आबादी है, तो इसका 75% यानी कि 75% जो है अथवा कुल 2,967 जो है ये भारत में है। तो ये जो लाइन मैंने आपको बताई इसको नोट कर लीजिएगा। और इस ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को जो कि 2018-19 में आयोजित किया गया था, तो देखिए इसमें जो है कुछ हाईटेक कैमरे यूज किए गए थे जो कि मोशन सेंसर से लैस थे। मोशन सेंसर से लैस का मतलब क्या हुआ, अगर इसके अगल बगल से कोई जानवर गुजर रहा है तो उसकी जो है ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू करती थी, ठीक है। तो इन कैमरों को कुल 141 विभिन्न क्षेत्रों में कुल जो है 26,838 स्थानों पर रखा गया था। तो इससे ये सर्वेक्षण किया गया और ये जो है फिर पूरी दुनिया का जो है पहला ऐसा सर्वेक्षण बन गया, ठीक है, जिसमें जो है इतने ज़्यादा कैमरों को शामिल किया गया था, ठीक है, इतने ज़्यादा कैमरों का यूज किया गया था। तो इसीलिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 जो है, तो इसका जो चौथा संस्करण है ये कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण बन गया। तीसरा प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। तो देखिए आपको बता दूं जून 2021 तक जो है स्थगित हो गया है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए जो आपका ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 था, तो इसको जो है सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना के खतरे के चलते अब इसको आयोजित नहीं किया जाएगा इस साल। और इसका मेज़बान कौन था, देखिए पहले जो आपका एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, ठीक है, 2020 का, तो इसका मेज़बान पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना का जो संक्रमण है ये बहुत तेज़ी से फैल गया है, तो सुरक्षा कारणों से वहाँ पे फिर जो है पाकिस्तान से मेज़बानी छीन ली गई और फिर ये मेज़बानी दी गई श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका जो है ये कोरोना से कम प्रभावित है पाकिस्तान की अपेक्षा। लेकिन कोरोना तो कोरोना है, अगर समझ लीजिए संक्रमण है तो मतलब खतरा हो सकता है हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के उन सभी को, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसने कहा कि इस साल हम इसका आयोजन ही नहीं करेंगे। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये श्रीलंका, ठीक है, तो ये 2020 का मेज़बान था, ये ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब इसकी मेज़बानी ट्रांसफ़र हुई थी पाकिस्तान से श्रीलंका को, और इसीलिए जो है अब जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसने ये फैसला किया है कि जो श्रीलंका है यही जो है 2021 में इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। और जो पाकिस्तान है इसको सांत्वना के रूप में कहा गया कि भाई पहले तुम कोरोना ठीक कर लो और फिर 2022 में तुम जो है इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की जो है मेज़बानी कर लेना। तो ये अपडेट याद रखना है आपको। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को वर्ल्ड मलाला डे यानी कि विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका ये विश्व मलाला दिवस है इसकी घोषणा की गई है 12 जुलाई को मनाने के लिए। और मलाला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक लड़की है का फोटो आपको दिख रहा है और ये लड़की आपकी है मलाला यूसुफजई, जो कि एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है काम करती हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो जो आपकी ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफजई, इनको सम्मान देने के लिए जो है जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसने जो है विश्व मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। और देखिए मलाला यूसुफजई से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएँ तो आप जो है उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें जो आपकी सुविधा हो, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपकी ये मलाला यूसुफजई हैं, ठीक है, तो इन पर जो है देखिए ये जब महिला अधिकारों के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई पाकिस्तान में, तो इन पर जो कुछ पाकिस्तानी तालिबानी आतंकियों ने हमला कर दिया और ये घायल हो गई थी, मतलब कहा जाए एक तरीके से किसी तरीके से इनकी जान बच गई थी। तो जब इनकी जान बची उसके बाद से ये काफ़ी पॉपुलर हो गई पूरी दुनिया में और इनको एक के बाद एक सम्मान दिए गए। तो आइए जानते हैं इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए पूरी दुनिया में। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से।
देखिए जो पाकिस्तान की सरकार है, तो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पहली बार साल 2012 में इनको जो है राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए ये जो है नोबेल की पीस प्राइज विनर भी हैं। इनको 2014 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से। देखिए जो भारत के कैलाश सत्यार्थी हैं, ये चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन पूरे भारत में, और इसीलिए जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को। तो हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, हम बात कर रहे थे मलाला यूसुफजई की। देखिए वर्ष 2014 में जो आपकी मलाला यूसुफजई हैं, ये जो है 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए जो है नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई थी। और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, तो इसने 2019 में जो है अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, और इसने जो है इनको दुनिया में जो है सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था, जो आपका 2010 से 2020 का दशक था उसके लिए। और साथ ही जो आपकी मलाला यूसुफजई हैं, देखिए इनको जो है कनाडा की मानव नागरिकता से भी जो है नवाजा गया है, जिसके साथ ये जो है कनाडा में वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की जो है महिला भी बन गई थी। ठीक है। और देखिए जो आपकी मलाला यूसुफजई हैं, इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, इसका नाम था ही नेम्ड मी मलाला। इसको साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने यानी कि मलाला यूसुफजई ने जो है एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक था वी आर डिस्प्लेस्ड भी लिखा है, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने की इनके अनुभव का वर्णन करती है। और देखिए इन्होंने जो है एक पुस्तक थी इनकी बायोग्राफी आई एम मलाला। ठीक है। तो इसकी ये सह लेखिका हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। तो मलाला यूसुफजई के बारे में जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, देखिए ये चीज़ें किताबों में बहुत कम मिलती हैं, और बहुत मेहनत से मैंने इसको कलेक्ट किया है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा आजकल लाइक कम हो गए हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। वीडियो को देखने के बाद इसके लिंक को कॉपी कीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में इसको जो है शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी सेशन जुड़े। देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके अवाद बिन हसन जामी हैं, ये जो है गुजरात से बिलोंग करते थे। और देखिए ये जो है जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट थे। और जो आपके अवाद बिन हसन जामी हैं, तो ये जो है जामी के नाम से जो है लोकप्रिय थे पूरे इंडिया में। और देखिए इनके जो कार्टून हैं, ये पिछले 2 दशक यानी कि लगभग 20 सालों से जो है गुजरात की एक प्रमुख पत्रिका है अभिमान, इसमें नियमित रूप से जो प्रकाशित होते रहे हैं। और इसके अलावा ये गुजराती अखबार पुछुल छाप में एक कार्टूनिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया था। और देखिए ये पहले जो है केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला के अध्यापक थे। बाद में जब ये रिटायर्ड हो गए, तो इन्होंने प्रोफेशनल रूप से जो है अखबारों में कार्टून बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा कि जो आपके अवाद बिन हसन जामी हैं, ये गुजरात के एक कार्टूनिस्ट थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। छठा प्रश्न है कि स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती। तो देखिए जो आपका ये स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस था, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं, तो ये जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और देखिए लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है इसको जीत लिया है, यानी कि ये इस रेस में पहले स्थान पर रहे। और देखिए इसी रेस में मर्सिडीज के एक और ड्राइवर हैं जो कि बिलोंग करते हैं फिनलैंड से, इनका नाम है वाल्टेरी बोट्टास। ये जो है इसमें दूसरे स्थान पर हैं, और इस रेस में तीसरे स्थान पर हैं जो आपके बेल्जियम के रेसर हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे। तो पहले स्थान पर जो होता है उसको विजेता कहते हैं, और लुइस हैमिल्टन जो है विजेता रहे स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस की। ठीक है। और देखिए ये जो आपका साल 2020 का ये फार्मूला 1 रेस था, जिसका नाम है स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है। तो ये जो है इस साल का दूसरा रेस था फार्मूला 1 रेस। ठीक है। और आपको बता दूं जो है ये जो है स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स का पहला रेस था इस साल का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और पहली रेस के बारे में मैंने पिछले सेशन में बताया था, तो पिछला करंट अफेयर सेशन देख के उसको रिवाइज करते रहिए। बाकी जो आज का मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो वीकली करंट अफेयर का है, ठीक है, शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आपको वो प्रश्न मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस नियामक संस्था के द्वारा सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जो है शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई।
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने जो आपका ये कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, इसको शुरू करने की मंजूरी दी है। किसको? जितने भी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका ये अल्पकालिक यानी जो आपका कम अवधि वाला ये कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होगा, तो देखिए इसमें कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा और साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी सह-रुग्णता यानी कि जो आपका कोमॉर्बिडिटी है, तो इसकी स्थिति को भी कवर किया जाएगा। और जो आपका ये कोरोना कवच पॉलिसी है, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? देखिए अभी हाल ही में जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसने एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पाद यानी कि कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार किया है, जो कि उद्योगों में सार्वजनिक बीमा करने की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इस पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर होगा। और इस पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के जितने भी व्यक्ति हैं ये उठा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वयं पति या फिर पत्नी या फिर माता पिता के साथ साथ 25 वर्ष तक के जो निर्भर बच्चे हैं उन पर, ठीक है, तो उनके लिए कोरोना कवच पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो ये कोरोना कवच पॉलिसी आपकी है। और बात कर लें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और ये इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करता है। इंश्योरेंस सेक्टर का नियामक संस्था है और इसका जो मुख्यालय है आपका हैदराबाद में स्थित है और चेयरपर्सन इसके वर्तमान में सुभाष चंद्र खुंटिया। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया? तो देखिए जबकि जैक चार्ल्टन है ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के ये फुटबॉलर थे और ये इंग्लैंड की 1966 की विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। नमा की हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए आपका ये गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड है, इसके लिए गूगल टोटल 10 बिलियन डॉलर की धनराशि देगा भारत को। और देखिए जो आपका ये फंड है इसके अंतर्गत गूगल ये भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और ये निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। और देखिए गूगल का जो ये निवेश है ये निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहला आपका है भारतीय भाषाओं तक किफ़ायती पहुंच, दूसरा है भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करना, तीसरा है व्यवसाय को सशक्त बनाना और चौथा है स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना। और देखिए इसके अलावा जो आपका गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम है इसमें की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी यानी कि जो आपकी गूगल कंपनी है, तो ये दिसंबर 2020 के अंत तक कुल 22,000 जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE स्कूल है, ठीक है, तो उनके लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगा, उनको ट्रेन भी करेगा। और 10वां प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 को दिया गया है केजंग डी थोंगडोक को। और केजंग डी थोंगडोक कौन है? देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की एक फिल्म निर्माता है जिनका नाम है केजंग डी थोंगडोक। और देखिए इनको इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, ठीक है, तो ची लूपो के लिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। और देखिए जो आपका ची लूपो है ये केजांग डी थोंगडोक के द्वारा हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्ते जो होते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले दिमाग में फिट कर लीजिए कि केजंग डी थोंगडोक है, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा 2019 के लिए। और देखिए इसके पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार उसको दिया गया, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है। और इस दादा साहब फाल्के का पुरस्कार का जो प्रारंभ है ये दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में से शुरू हुआ। देखिए दादा साहब फाल्के ये भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। देखिए वर्तमान में जो आपका ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार में कुल 10 लाख रुपए का पुरस्कार राशि और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है।
तो पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा कि जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो इसके विनर होते हैं उनको 10 लाख रुपए कैश और एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ एक, ये नोट कर लीजिएगा पिछले लगभग 10 सालों में किनको किनको दादा साहब फाल्के दिया गया, किस वर्ष। देखिए रिसेंटली जो है 2018 के लिए 2019 में अमिताभ बच्चन को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जो कि क्रम से 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा आराम से। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग आज इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है, आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए कुल 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है, उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, इसका आंसर बताइए। और देखिए साथ में आपको बताना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, क्योंकि कल के वीडियो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर नहीं पता है तो आप कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि एग्जाम ये बार बार पूछा जाता है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है, आंसर बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देख डालिए, क्योंकि कल मैंने इसका पूरा इतिहास आपको बताया था। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक कीजिए और उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के लिए साथ जो है जय हिंद जय भारत।